जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 3 कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भोजन शरीर का निर्माण भी करता है तथा शक्ति भी देता है। अपनी इसी धारणा के आधार पर चिकित्सकों ने भोजन के कैलोरी सिद्धांत को बनाया है। इस सिद्धांत के अनुसार कैलोरी एक माप विशेष है जो शरीर की खर्च हुई ऊर्जा यानी जीवनी शक्ति के पूरक भोजन का पैमाना है। जब हम कोई कार्य करते हैं जैसे भागदौड़, साइकिल चलाना, खेत जोतना, मिट्टी खोदना आदि, तो उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है। कैलोरी सिद्धांत में श्रम विशेष के हिसाब से ऊर्जा की माप है। जैसे मिट्टी की खुदाई करने में एक मजदूर की जितनी कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है, उस हिसाब से भोजन की माप है कि इतनी खर्च हुई ऊर्जा के लिए इतना भोजन लेना है। यही भोजन का कैलोरी सिद्धांत है। इस सिद्धांत में चूंकि भोजन से जीवनी शक्ति की पूर्ति मानी जाती है, इसलिए यह सिद्धांत ही सारहीन है। एक व्यक्ति सवेरे से शाम तक पैदल चलता है या साइकिल चलाता है तो वो थक जाता है और उसे कमजोरी आ जाती है। उसकी पर्याप्त ऊर्जा खर्च हो चुकी होती है। यदि उसे खर्च हुई कैलोरी के ऊर्जा का भोजन करा दें तो क्या वो फिर उतना ही चल सकेगा? कभी नहीं। सवेरे से शाम तक काम करने से एक तो उसकी जीवनी शक्ति या ऊर्जा कम हो गई, ऊपर से भोजन किया तो शेष ऊर्जा उसे पचाने में लग जाएगी और उसे पहले से भी अधिक शिथिलता आ जाएगी। हां, यदि उस व्यक्ति को सुला दिया जाए तो कुछ भी न खाकर केवल 5-6 घंटे सोने के बाद वो पुनः उतनी ही जीवनी शक्ति या ऊर्जा प्राप्त कर लेगा जितनी की पहले थी। वो व्यक्ति फिर उतनी ही दूर चल सकेगा जितना कि पहले चला था। 2. कुछ आलुओं का भोजन करने वाला मजदूर उसके द्वारा प्राप्त कुछ कैलोरियों से कैसे 1 टन मिट्टी 5 फीट की ऊंचाई तक फेंक पाता है? जापान का एक सिपाही केवल मुट्ठी भर चावल खाकर अपनी पीठ पर काफी बोझा लादकर प्रतिदिन कैसे रूट मार्च कर पाता है? दोनों ही अवस्थाओं में उनकी जीवनी शक्ति का स्थायी नुकसान नहीं होता और न ही वजन घटता है। 3. जंगलों में जानवरों को पकड़ने वाला मजदूर कुछ मांस के टुकड़ों का भोजन करके अपने से अधिक ताकतवर जंगली जानवरों को पकड़ने में कैसे समर्थ होता है? मांस के टुकड़ों से प्राप्त ऊर्जा उसके द्वारा व्यय की गई गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी से या जंगली जानवरों की शक्ति से काफी कम है। 4. जब रात का पूरा भोजन कर हम सो जाते हैं, प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 8-9 बज जाता है। कार्यालय या व्यापार पर जाने का समय होता है तो एक भूख सी लगती है और हम नाश्ता खाते हैं। यदि इस समय नाश्ता न लिया जाए तो सिर दर्द, पेट में कचोटन आदि होती है। कई लोगों को आंखों में अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही नाश्ता करते हैं पुनः ताजगी आ जाती है, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और हम कह उठते हैं कि नाश्ता नहीं खाया था तो कमजोरी थी, खा लिया तो ताकत आ गई, अतः खाने में जरूर ताकत है। बस यही भ्रम का आधार है, भोजन से शक्ति प्राप्ति का। यदि थोड़ा मस्तिष्क पर जोर डालें और सोचें कि यदि खाने से ताकत होती तो हजम होने के बाद आती या हजम होने से पहले? उत्तर होगा हजम होने के बाद। प्रश्न उठता है कि हजम मिनटों में होता है या घंटों में? उत्तर होगा घंटों में। तब खाते खाते ताकत कहां से आ जाएगी? केवल आमाशय में ही 4 घंटे औसतन लग जाते हैं। पर यह क्या, प्रातः 8-9 बजे का नाश्ता यदि ताकत देता तो 12-1 बजे दोपहर तक ताकत आती। उस समय तो फिर कमजोरी आ जाती है और उसे लंच की आवश्यकता पड़ती है। लंच खाकर फिर ताकत आती प्रतीत होती है। यदि होती तो 5-6 बजे साय आनी चाहिए थी, पर उस समय कमजोरी आती है और फिर कुछ खाने को चाहिए। पर रात को पूरा भोजन कर लेने के बाद अब ताकत नहीं, कमजोरी आती है। अब व्यक्ति कहता है कि मैंने खाना खा लिया, अब काम नहीं हो पाएगा। आश्चर्य! यही व्यक्ति प्रातःकाल नाश्ते की देरी पर कहता है मुझे काम पर जाना है इसलिए नाश्ता चाहिए, नाश्ता नहीं मिलता तो काम नहीं कर पाता। यदि भोजन से शक्ति है तो क्या भोजन प्रातःकाल ही शक्ति देगा, रात को नहीं? 5. आप थके हैं, 1 कप कॉफी या चाय और 2 टोस्ट लिए, आपको ताकत महसूस हुई, काम पर चल दिए। रुकिए,
सोचिए, क्या कॉफी और टोस्ट हजम हो गया? 1 घंटे के बाद उल्टी कर दें तो क्या पाएंगे कि सब वैसे का वैसा ही बाहर आ गया? हजम तो हुआ ही नहीं। फिर ताकत कैसे दे सकता है? 6. पशुओं पर इस सिद्धांत की सार्थकता पूरी तरह से झूठ सिद्ध होती है। ए. दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस आदि दिन भर शारीरिक कार्य करते हैं, परंतु अपने शरीर के भार के अनुपात में काफी कम मात्रा में चारा खाते हैं, जिसमें लगभग 0 कैलोरी है। अब प्रश्न उठता है कि इस अतिरिक्त कार्य के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? गाय भैंस ने 15 लीटर तक दूध का उत्पादन भी किया, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हजारों कैलोरी ऊर्जा है, तो फिर ये कैसे प्राप्त हुई? निस्संदेह चारे से प्राप्त नहीं हो सकती। सत्य तो यह है कि न तो घास में शक्ति है और न दूध में। दोनों शरीर के निर्माण के तत्व हैं। गाय ने जिस शक्ति से शारीरिक श्रम किया, वो ऊर्जा नींद में प्राप्त हुई थी। बी. पक्षियों में यदि मुर्गी द्वारा दिन भर दाना चुगने के पश्चात अंडों की संख्या से तुलना की जाए तो गणित ठीक नहीं बैठता। आश्चर्य तो यह है कि उनका दाना नियंत्रित कर देने पर अंडों की संख्या बढ़ जाती है। 7. अपने शरीर के अंदर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, यकृत, गुर्दों तथा मस्तिष्क के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारे अंग मिलकर पाचन सहित शरीर के अन्य कार्य संचालित करते हैं। यदि इनको संचालन करने की शक्ति भोजन के पाचन से प्राप्त होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स के नियमानुसार यह असंभव है। यह तो वैसी ही बात होगी जैसे एक इंजन से अल्टरनेटर चलाकर विद्युत पैदा की जाए और उसी विद्युत से एक मोटर चलाई जाए। अब इंजन हटाकर इसी मोटर से अल्टरनेटर चला दिया जाए। क्या अल्टरनेटर एवं इंजन निरंतर चल सकते हैं? अतः शरीर में भोजन ताकत दे ही नहीं सकता। सारे अंगों को ऊर्जा देने के लिए ऊर्जा का स्रोत गहरी नींद है। 8. आयुर्वेद के अनुसार जीवनी शक्ति का पहला काम है भोजन को पचाना और दूसरा काम है सफाई करना। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। रात का खाना जब सुबह तक हजम हो जाता है तो जीवनी शक्ति सफाई के कार्य में लग जाती है। मल मूत्र विसर्जन के बाद अंदर बचे हुए महीन अवयव जैसे अम्ल, वात, पित्त, कफ आदि जलाए जाते हैं। प्रातःकाल नाश्ते की देरी में अनुभव हो रहा तनाव आदि नाश्ता न करने का नहीं था, बल्कि जीवनी शक्ति द्वारा मल के उभाड़ एवं उसके जलाने का था। ये जलाने का कार्य भी आमाशय में नहीं बल्कि बड़ी आंत में था। यदि आमाशय में होता तो जलन रात को 1 बजे से होती रहती, क्योंकि रात को 8-9 बजे का खाया खाना रात 1 बजे तक आमाशय से आगे चला जाता है, अर्थात आमाशय खाली हो जाता है। जबकि जलन प्रातः शौच स्नान के बाद नाश्ते के समय मचती है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जलन बड़ी आंत में थी, क्योंकि बड़ी आंत इस समय खाली हुई है। यदि इस समय आमाशय में नाश्ता न डालकर सफाई के कार्य में बाधा रोकें और 1.5 पाव पानी एनीमा से बड़ी आंत में डाल लें, 5-10 मिनट पानी रोककर शौच होने दें, तो देखेंगे कि अंदर अम्ल, वायु, पित्त, कफ आदि का विसर्जन होगा और दिव्य स्फूर्ति की अनुभूति भी होगी। प्रातः नाश्ता लेने से सफाई कार्य रुक जाता है और जीवनी शक्ति आमाशय में पाचन कार्य में लग जाती है और झूठा आभास होता है कि भोजन ने शक्ति दी। 9. शास्त्रों के अनुसार भी भोजन से शक्ति नहीं है। जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसका सबसे भारी या स्थूल भाग विष्ठा बन जाता है। मध्यम से मांस और सूक्ष्मतम से मन का निर्माण होता है। अन्नमशितम त्रेधा विधीयते तस्य यह स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीशम भवति यो मध्यम स्तनमांसम यो निष्ठ स्तनमनः। छांदोग्य उपनिषद 6:5-1। हम जो भोजन करते हैं उसके सूक्ष्म अंश से हमारा मन कैसे बनता है, इसका उल्लेख करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जैसे दही बिलोने पर सूक्ष्मतम अंश ऊपर आ जाता है और मक्खन का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार जो भोजन किया जाता है उसका सूक्ष्मतम भाग ऊपर उठकर मन का रूप ग्रहण कर लेता है। यथा दध्न सौम्य मध्यमानस्य योनिमा सा ऊर्ध्वः
समुदीयति तत्स्पिर्भर्वति एवमेव खलु अन्नस्यास्य मानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीयति तन्मनो भवति। 6:6:1-2। इस प्रकार शक्ति का संबंध भोजन से यहां भी नहीं माना गया है। मांस और मन बनने अर्थात शरीर पोषण के बाद जो मल बनता है उसका प्रतिदिन निष्कासन होते रहना चाहिए। 10. यदि भोजन से जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती तो ये भी संभव हो सकता था कि अच्छे से अच्छे पौष्टिक पदार्थ खाकर हम स्वस्थ और निरोग बने रहते और जीवनी शक्ति का लगातार प्रवाह होता रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। विश्व में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शक्ति के लिए पौष्टिक भोजन करके स्वस्थ हो पाए। 11. यदि भोजन से शक्ति आती होती तो नींद की आवश्यकता ही न होती, केवल भोजन से काम चल जाता। मगर हम देखते हैं कि यदि एक दिन भी सोने को ना मिले तो हमारी क्या दशा हो जाती है, और यदि कई दिन आदमी ना सोए तो जीवित भी ना रह सकेगा। भोजन जो अपने पचाने में खुद जीवनी शक्ति खर्च करता है वो उसे शक्ति देगा कैसे? 12. संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जिससे बनती हो उसी से चलती भी हो। उदाहरण के लिए इंजन लोहे से बनता है और भाप, डीजल या पेट्रोल आदि से चलता है। तो क्या शरीर ही ऐसा है जो भोजन से ही बने और उसी से चले? अतः भोजन का उद्देश्य केवल शरीर निर्माण और पोषण है, शरीर को चलाना कदापि नहीं। 13. यदि भोजन से जीवनी शक्ति मिल सकती तो व्यक्ति 4-4 घंटे बाद भोजन लेकर अपनी कार्यक्षमता को पूरी करता रहता, क्योंकि 4 घंटे बाद आमाशय खाली हो जाता है। अतः तब होना तो ये चाहिए कि व्यक्ति लगातार कार्य करता रहे और थकावट का अनुभव भी ना हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? राह चलते चलते राही जब थक जाता है तो वो ये कभी नहीं कहता कि थोड़ा खा लें तब चलेंगे। वो यही कहता है कि पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सो लें ताकि शक्ति आ जाए। जीवनी शक्ति का स्रोत गहरी नींद। गहरी नींद में मैं और मेरा का विलय होता है, और जैसे ही मैं का विलय होता है वैसे ही आत्मा से संस्पर्श हो जाता है। आत्मा अनंत शक्ति का भंडार है, अतः हम शक्ति से भर जाते हैं। अंदर की शक्ति का उभार गहरी नींद में ही होता है। जैसे बिजली से बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही गहरी नींद में प्राणधारियों की चार्जिंग होती है। डॉक्टर जॉर्ज क्लैक, डॉक्टर पर्सीवल लोवेल एवं डॉक्टर हार्वर्ड कैरिंगटन के अनुसार जिस समय चेतना विश्राम की अवस्था में हो उस समय निद्रा जीव की वो शारीरिक स्थिति है जिसमें नाड़ी तंत्र बिना बाह्य सामग्री की सहायता से पुनः चार्ज हो जाता है। निद्रा के द्वारा ही मनुष्य की नाड़ी प्रणाली में सक्रियता तथा ऊर्जा का पुनः संचयन होता है, जो कि उसने जागृत अवस्था में शारीरिक व मानसिक श्रम द्वारा खर्च की थी और जितनी उसको आगे होने वाले श्रम के लिए आवश्यक है। सोते समय मरम्मत का कार्य भी तेजी से होता है। चार्जिंग एवं मरम्मत दोनों काम गहरी नींद में ही होते हैं, जो कि स्वप्नावस्था के बाद आती है। गहरी नींद में चेतना काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उस समय मनुष्य के अहंकार का विलय होता है। तभी चेतना अपने अंदर स्थित आत्मा से संपर्क करती है एवं शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान में भी इसकी अनुभूति होती है। चार्ट 1 में प्रातःकाल ऊर्जा का स्तर अ पर है। रात आने तक ये ब तक कम होती जाती है। स्वप्नावस्था में ये थोड़ी ब से स तक चार्ज होती है, परंतु स से द तक पूरी चार्जिंग गहरी नींद में होती है। चार्ट 2 में नींद एवं ध्यान में चार्जिंग के अंतर को समझाया गया है। यदि ध्यान अच्छा लगा है तो काफी कम समय में ही शरीर की चार्जिंग हो जाती है। भोजन के बाद विश्राम। समाज में ये गलत धारणा फैली हुई है कि भोजन कार्य करने से पचता है। जो जीवनी शक्ति कार्य करने में सहायक होती है वही भोजन को पचाती है। जब हम खाकर काम करेंगे तो जीवनी शक्ति के लिए 2 काम हो गए, भोजन पचाना और कार्य करना। दोनों काम एक साथ ठीक ढंग से नहीं होंगे। आमाशय में भोजन पहुंचते ही जीवनी शक्ति उसे पचाने में लग जाती है।
यदि उस समय हम बाहरी कार्य करते रहेंगे तो जीवनी शक्ति के पाचन के कार्य में बाधा डालना ही होगा। यदि उस समय सारे बाहरी कार्य रोक दिए जाएं और हम सो जाएं, तो जीवनी शक्ति भोजन को ठीक ढंग से पचा सकेगी। भगवान राम जब महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए तो उन्होंने भोजन के बाद विश्राम ही किया। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजनु विश्रामो। बालकांड 217। वन में भी भगवान ने कंद मूल फल का भोजन करने के बाद विश्राम ही किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। सयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। अयोध्या कांड 89। अर्थात भोजन विश्राम करने पर ही पचता है। पहलवान भी हमेशा श्रम के बाद ही खाता है। वो पहले दंड बैठक तथा व्यायाम आदि करता है और बाद में खाता है। वो कुश्ती लड़ने के पहले खाकर नहीं जाता। वो जानता है कि खाकर लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, क्योंकि खाना खाते ही ताकत घट जाती है। आयुर्वेद का मत है कि भोजन के बाद मेहनत करने वाले के पीछे मृत्यु दौड़ती है। भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्नं भोगता न धावन न प्लवन एति मृत्युर्धारवती धावतः। अर्थात भोजन करके राजा की भांति लेट जाना चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना या तैरना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है मृत्यु उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भोजन से जीवनी शक्ति नहीं मिलती। बच्चा जन्म लेने पर बिना कुछ खाए ही अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगता है। वो रोता है और मलमूत्र का भी त्याग करता है। साधारणतया माता के स्तन में भी 2 दिनों के बाद ही दूध आता है। तब तक बच्चा बिना कुछ ग्रहण किए अपने क्रियाकलाप जारी रखता है। इस बीच जब वो काफी श्रम कर लेता है तब उसे मां का दूध पीने को मिलता है। इससे प्रकृति का ये इशारा भी स्पष्ट है कि पहले श्रम किया जाए और भोजन उसके बाद लिया जाए। भारत का किसान क्वार कार्तिक यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में सवेरे 3-4 बजे हल लेकर चला जाता था। सवेरे के 7 बजे तक वो 2-3 बीघा खेत जोत लेता था। तब घर आकर कुछ कलेवा करता था। पुनः 8-9 बजे खेत जाकर 1 बजे तक काम करता था। तब उसकी पत्नी भोजन लेकर खेत पर जाती थी और वो खाना खाकर वहीं भूमि पर ही सो जाता था। 2 घंटे सोने के बाद पुनः कार्य करता था और शाम को घर आकर रात्रि भोजन कर सो जाता था। परंतु आज का किसान तो सवेरे चाय पीने के बाद ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाता है। इस तरह नवजात शिशु और पहले के किसान के जीवन में श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद विश्राम के संदेश को अंगीकार करना चाहिए। तभी रोगों की संभावना कम हो पाएगी। कैलोरी सिद्धांत में यह भी एक दोष है कि हम भोजन के बाद विश्राम को महत्व नहीं देते और सही ढंग से भोजन ना पचने के कारण अखंड स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं कर पाते। हम भोजन खाते हैं और भोजन हमें खाता है। हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन तो करना ही है, लेकिन सफाई का क्रम भी टूटना नहीं चाहिए। शरीर को पोषण की आवश्यकता तो मेहनत के बाद, कोशिकाओं की टूट फूट होने के बाद ही होगी। उस समय भोजन करेंगे तो पोषण होगा। मेहनत से पहले करेंगे तो मल का संचय होगा, क्योंकि ठीक से पच नहीं पाएगा। यदि भ्रमवश जीवनी शक्ति की प्राप्ति के लिए भोजन करेंगे तो भोजन हमें खा जाएगा। उपनिषदों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वोषधमुच्यते अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्नयन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। अर्थात सृष्टि रचना में अन्न यानी भोजन प्राणी मात्र के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे महाऔषधि कहा गया है। अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न हुए, वे अन्न पर ही पलते हैं। ये प्राणियों द्वारा खाया जाता है और स्वयं प्राणियों को खाता भी है, इसलिए इसे अन्न यानी भोजन कहा गया है। डॉक्टर लिंडलर का कथन है, जो कुछ हम खाते हैं उसका 1/3 हिस्सा हमें पालता है और 2/3 डॉक्टरों को पालता है। डॉक्टर डिवे ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भोजन जीवनी शक्ति पर एक कुठार ही है। इस तरह ऊर्जा के लिए हमें इतनी कैलोरी भोजन लेना चाहिए
इस सिद्धांत से भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन के 3 ही परिणाम निकलेंगे। पहला थकावट, दूसरा बीमारी और तीसरा बुढ़ापा। आईएएसएस के साधक कई दिनों तक बिना भोजन के अपने सभी दैनिक कार्य उत्साह और क्षमता के साथ करते हैं। भोजन के अभाव में उनका केवल वजन घटता है, पर जीवनी शक्ति बढ़ती है। यदि भोजन से ऊर्जा या जीवनी शक्ति का सिद्धांत सही होता तो इन लोगों की जीवनी शक्ति तो घट जानी चाहिए थी। भरत जी जब नंदीग्राम में तपस्यारत थे तो उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था। उनकी देह दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी, पर शक्ति बढ़ती जा रही थी। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घट न तेजु बलु मुख छवि सोई। अयोध्या कांड 324:1। उनकी शक्ति ऐसी बढ़ी कि बिना फर के बाण से हनुमान जी को पर्वत सहित गिरा दिया। अतः ये प्रमाणित है कि भोजन का कैलोरी सिद्धांत पूर्णतः भ्रामक है।